ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटी फर्स्ट ईयर के लिए, उसका जो है पार्ट 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अपने यूट्यूब में चले जाइए, ग्लोबल आईटी सर्च कीजिए, चैनल को ओपन कीजिए, वहाँ पे होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव, उसके बगल में प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा, आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको वहाँ पे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के नाम से वहाँ पे देखना पड़ेगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे। आज की वीडियो प्लस इसके पहले की जितनी भी वीडियो है आपको एक साथ सारी इकट्ठे मिल जाएंगी, आप बिल्कुल आसानी से वहाँ पे देख सकते हैं। प्लस जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको इस वेबसाइट से मिलेगा www.globaliti.org। कैसे करना थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी ग्लोबल आईटी 100% फ्री स्टडी एग्जाम फॉर आईटी स्टूडेंट के नाम से। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब कुछ इस टाइप से ओपन होगा। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटी कोर्स से मोबाइल में आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देंगे। उसके लिए क्या होगा, तो आपके राइट साइड कॉर्नर में ऐसे 3 डॉट फोन में बना होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। उसके बाद इसमें आपको आईटी कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको आईटी कोर्स पे क्लिक करना है। फिर ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर आपको अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इनमें से किसी पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फिटर थ्योरी चाहिए, फिटर थ्योरी पर क्लिक कर लीजिए, नया टैब इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, दो ऑप्शन मिलेगा, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर वाले पे आप क्लिक कर लीजिएगा तो फर्स्ट ईयर का ओपन हो जाएगा। ठीक है, नीचे स्लाइड करेंगे, नीचे को स्लाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ लिखा हुआ है और इसके जस्ट नीचे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 न्यू भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इस पार्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। एक पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन होंगे और वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। प्लस आपके क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही साथ में आंसर दिया होगा, जिससे आपके मोबाइल फोन वगैरह में पीडीएफ को देखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, मापने के दौरान बेवेल प्रोटेक्टर को कौन सा हिस्सा, देखिए आपके पास वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर है, कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। ये फिगर नहीं दिया गया, फिगर मैंने खुद से ले रखा है जिससे आपको मैं समझा सकूं, आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं एक तो डायरेक्टली बोल दूंगा कि भाई वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का यह वाला जो हिस्सा है, नहीं होता है पढ़ा रहे हैं पूछ दिया कौन सा हिस्सा, मैं आपको बता दूं भाई ये जो ब्लेड वाला हिस्सा है, यह ऑप्शन आपका सही होगा। ब्लेड वाला हिस्सा आपके इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में रहता है। तो मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, तो ये रटने वाली बात हो जाएगी ना। पर मैं अगर उसी चीज को आपको सामने में फिगर दिखाऊंगा और बताऊंगा नहीं कि ब्लेड इसमें से कौन सा है, ब्लेड किस पार्ट को कहते हैं और किस तरह से ब्लेड वाला हिस्सा टेपर सतह के संपर्क में आ रहा है, तो आप क्या होगा, जब एग्जाम में बैठोगे तो आपके जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपके दिमाग में तुरंत ये वाला फिगर घूम जाएगा। अच्छा यार, वो वाला फिगर मैंने देखा था, उसमें ये वाला चीज था और ऐसे कॉन्टेक्ट वहां पे कर रहा था। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, चीजें समझ में आएंगी। इसलिए मैंने फिगर हर एक फिगर में जो होता है मैं क्वेश्चन में लेने की कोशिश करता हूँ, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो फिगर है उसको आपको सामने दिखाऊं, जिससे आपको आसानी से याद रहे। ठीक है, फिटर का मतलब ये, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है उसको देखती है, अगर उसका फिगर दिमाग में आ जा रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यह वर्नियर बेल प्रोटेक्टर आपके सामने। पहले हम लोग इसके थोड़ा पार्ट्स का नाम देख लेते हैं। ये नीचे नहीं है, ये वर्नियर बेल प्रोटेक्टर है। ठीक है, नीचे ये जो दिखाया गया है, ये वाला हिस्सा है सब, ये सब क्या आपका एक जॉब दिखाया गया है। क्या है आपका, यह जॉब है, यह हमारा क्या है, यह हमारा जॉब है। ठीक है, जिसके टेपर सरफेस को नापा जा रहा है, तो ये हमारी जॉब होगी। ठीक है, ये ऊपर वाला जो वर्नियर बेल प्रोटेक्टर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। यह जो होती है हमारी ब्लेड कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्लेड कहलाती है। एडजस्टेबल ब्लेड भी कह सकते हैं क्योंकि एडजस्ट होता है। और इसमें भी दो टाइप का, एक साइड जो 60 डिग्री और एक साइड जो 45 डिग्री का, ये जो कटा हुआ है ना टेपर, एक साइड जो होता है हमारा 60 डिग्री और एक साइड 45 डिग्री का टेपर कटा होता है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला एंगल कितना है, तो ये लगभग 60 डिग्री होता है। और इधर वाली की बात किया जाए, देखिए ये एंगल कम दिख रहा है, ये ज्यादा दिख रहा है, तो 60 डिग्री और इधर एक साइड 45 डिग्री होता है। ये दोनों जो है, ये दोनों लॉकिंग स्क्रू होते हैं। क्या होते हैं, लॉकिंग स्क्रू। इनको लॉक करने के लिए यूज किया जाता है, लॉकिंग स्क्रू। ठीक है, यह जो बाहरी हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम लोग डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। ठीक है, DISK या DISC भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो जो भी होगा दोनों चल जाएगा आपका। DI डिस्क हो गया आपका। जो अंदर ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को डायल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायल बोला जाता है। यह आपका जो हो गया, यह जो स्केलिंग की गई हमारा मेन स्केल हो जाएगा, मेन स्केल हो जाएगा। और जो यह वाला स्केलिंग यहाँ दिखाई गई, ये हमारा क्या हो जाएगा, यह वाला स्केल होगा, यह वर्नियर स्केल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल। क्लियर, सारे पार्ट के नाम हमें पता चल गए। देखिए पार्ट्स का नाम क्लियर हो गया, ताकि आपका अगर एग्जाम वगैरह में फिगर को देखो, पार्ट्स वगैरह पूछे, आप आसानी से आप बता लोगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट है, यह स्टॉक है या ब्लेड है।
तो ये नीचे जॉब है, देखिए जॉब का ये टेपर सतह है या इंक्लाइंड सरफेस है, ये तो इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, इंक्लाइन कह लीजिए या टेपर कह लीजिए, ये इंक्लाइंड सरफेस हो गई या सीधी वाली सरफेस हो गई। तो आप देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सरफेस के टच में है, तो हम देख रहे हैं यह वाली जो चीज है यह इंक्लाइंड सरफेस पे रखा गया है, तो यह क्या है, इसको हम लोग ब्लेड कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसलिए सही होगा। ऑप्शन सी क्यों सही होगा, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि जो ब्लेड होता है इसको इंक्लाइंड सतह या टेपर सतह के संपर्क में रखते हैं। जो स्टॉक वाला हिस्सा होता है वो हमारे जॉब के जो सीधी जो प्लेन सरफेस है, हॉरिजॉन्टल वाली जो प्लेन सरफेस है उस पे रखते हैं। टेपर या इंक्लाइंड वाले पे ब्लेड को रखते हैं और सीधी सरफेस पे स्टॉक को रखते हैं। तो अगर पूछता कि कौन सा सीधी वाली सरफेस पे रखा जाता है, स्टॉक पे रखा जाता है, इंक्लाइंड वाले पे ब्लेड रखा जाता है। हमेशा हम यही करेंगे, ठीक है। कभी भी अगर हमें किसी का टेपर निकालना है तो ब्लेड जो होगा, जो टेपर सरफेस है उसके कांटेक्ट में हमेशा क्या रहेगा, ब्लेड को रखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। डायल क्या है, तो देखिए हमने बता दिया डायल क्या है, डिस्क क्या है, इसको भी हमने यहाँ बात किया, स्टॉक क्या है ये भी हमने बात किया। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है ड्रिलिंग मशीन में विभिन्न कौन सा भाग, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। देखिए जो ड्रिलिंग मशीन होती है तो उसमें हम अलग अलग, अगर हम गति को चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या होता है जिसकी मदद से हम लोग गति को चेंज कर पाते हैं, अलग अलग गतियां प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा स्पीड या कम स्पीड किसकी मदद से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वही पूछ रहा है किसमें, ड्रिलिंग मशीन में। फ्लैट पुली, तो देखिए फ्लैट पुली नॉर्मल पुली होती है, नॉर्मल पुली होती है जिन पर हमारा बेल्ट चढ़ा गया होता है, इसको फ्लैट पुली कहते हैं, ठीक है। जॉकी पुली, जॉकी पुली क्या होता है, यह हमारा यूज किया जाता है जब कभी भी हमारे दो चीजें होती है ना, एक बड़ा मान लीजिए पुली हो गया और एक छोटी पुली हो गई, तो जब बड़े पुली से छोटी पुली पे बेल्ट चढ़ाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पे संपर्क कम हो जाता है। जो छोटी पुली होगी, क्योंकि बड़ा पुली है इधर छोटा, तो यहाँ गैप ज्यादा आएगा, इसका संपर्क एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाएगा। जब कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाएगा तो जो हमारा बेल्ट है उसका स्लिप होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी छोटी वाली पुली है ना, उस साइड में एक अलग से इस पे ऐसे मैकेनिज्म के द्वारा एक और पुली जोड़ी गई होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉकी पुली कहते हैं। यह पुली क्या करता है, हमेशा जो स्लैक साइड है, जैसे मान लीजिए ये टेंशन वाला साइड है, तनाव वाला हिस्सा है, और ये साइड लूज होगा, लूज वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैक साइड बोलेंगे, ठीक है। तो जो स्लैक मतलब जो लूज वाला हिस्सा है, हमेशा हम लोग जॉकी पुली को, यह हमारी जॉकी पुली होती है, क्या होती है, जॉकी पुली होती है। तो जॉकी पुली हमेशा लूज वाली जो स्लैक साइड है उधर यूज करते हैं, पहली चीज ये ध्यान रखना है। दूसरी, जॉकी पुली हमेशा छोटी पुली की साइड यूज किया जाएगा, बड़ी पुली की साइड कभी नहीं। जॉकी पुली हमेशा स्लैक साइड यूज किया जाएगा, छोटी पुली वाले के साइड यूज किया जाएगा, और ड्राइवर पुली के साइड, ड्राइवर ड्रिवन तो होता है, ड्राइवर जो चलाता है, ड्रिवन जो उसकी मदद से चलता है, तो हमेशा जॉकी पुली किधर रहेगा, इधर से उल्टा हो गया हमारा ना, अगर यहां से ऐसे घूमेगा तो ऊपर तनाव में आएगा, नीचे लूज हो जाएगा, ये इधर को घूमेगा तो ये ऐसे एरो रहेगा, ये वाला एरो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इधर से खिंचाव में रहेगा और उधर लूज हो जाएगा, तो हमेशा लूज वाली साइड में उसको हमारा क्या किया जाता है, जॉकी पुली को। तो देखिए ध्यान रखिए, जॉकी पुली कहां हो गया, हमेशा स्लैक साइड यूज किया जाएगा, छोटी पुली के साइड यूज किया जाएगा, और ड्राइवर पुली के साइड यूज किया जाएगा। तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो ये जॉकी पुली का काम हो गया। स्टेप पुली क्या है, तो स्टेप पुली मतलब यह पुली कई स्टेप में, 3 स्टेप 4 स्टेप में बनी होती है, जितना स्टेप कटा होगा उतनी ही उस पुली के द्वारा हम स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप पुली का मतलब क्या, नाम ही लिखा हुआ स्टेप पुली, मतलब यह पुली कई स्टेप में बनी होगी, बड़ी होगी, उससे थोड़ा सा छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा, तो जितना स्टेप पुली में कटा होगा हम उतनी ही प्रकार की अलग अलग गति को, स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो फिगर है मैंने अलग से ले रखा है आपको ही समझाने के लिए, यह स्टेप पुली का फिगर है। देखिए यह मोटर है, मोटर पे देखिए 3 हो गया ना, एक स्टेप पुली हमारी इतनी छोटी हो गई, जो अगली वाली जो पुली है वह इसकी अपेक्षा थोड़ी बड़ी है, इतना है, ठीक है। इसके अगली वाली जो है इससे भी बड़ी है, इतना है। 3 स्टेप में हो गया, मतलब इसके बाद 3 गतियां मिलेंगी। देख रहे हैं बीच में जो है गड्ढा सा है, मतलब इसमें लोग वी बेल्ट लगाते हैं, जनरली हम लोग स्टेप पुली में वी बेल्ट यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये ड्राइवर या मोटर लगा है तो ये ड्राइवर वाली साइड हो जाएगी, और इधर देखिए ड्रिल बिट लगा, मतलब ड्रिवन साइड हो जाएगी, इधर घुमाया जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 स्टेप में है, तो यहाँ पे 3 गतियां प्राप्त कर सकते हैं। पहली गति जब छोटी वाली पुली, तो देखिए हमेशा जब भी पुली यूज करेंगे ना स्टेट पुली, तो ये जोड़े में रहेगी और हमेशा विपरीत साइड में यूज किया जाएगा। विपरीत साइड का मतलब देखिए इसमें छोटी वाली साइड इधर है, ऊपर बड़ी है, उससे छोटी उससे छोटी, तो इधर जो पुली लगाई जाएगी इसमें नीचे सबसे बड़ा होगा, फिर उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा। देखिए विपरीत हुआ ना, इसमें ऊपर सबसे बड़ा, इसमें नीचे सबसे बड़ा, तो हम सब विपरीत में यूज करते हैं। सेम डायरेक्शन में लगा देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सेम गति मिलेगी, ठीक है। विपरीत डायरेक्शन में लगाते हैं। तो देखिए ये छोटी पुली है, तो अब हम जब बड़ी पुली लगाएंगे तो ये मोटर में है ना, अब देखिए यहाँ पे जब ये पुली एक चक्कर करेगा तो ये बड़ी पुली है, पता चलेगा ये पुली एक चक्कर घुमा और ये पुली उतने में थोड़ा सा घूमेगा, पता चला 1 पॉइंट मान लीजिए 0.25,
मतलब वो 1/4 चक्कर ही घुमा। तो पता चला यार जो छोटी पुली है जब ये 4 चक्कर घूमेगा तब जाकर के बड़ी पुली को 1 चक्कर घुमा पाएगा। मतलब ये 4 चक्कर घुमा तब ये 1 चक्कर घूमी, स्पीड कम हो गई। तो मतलब हम एक कम स्पीड का गति यहाँ पे प्राप्त करेंगे जब ये वाला सिचुएशन होगा, कम स्पीड हमें प्राप्त होगी, स्लो स्पीड प्राप्त होगी। बीच में जाएंगे, दोनों को हमने क्या किया, आप बेल्ट को बीच में यूज कर लिया, इस फिगर में भी दिखाया गया है कि अब हमने बेल्ट को क्या किया, बीच वाले पुली में यूज किया। तो अब जब मोटर घुमाएगा तो यहाँ देख रहे हैं नॉर्मल स्पीड मिलेगी, क्योंकि जितना बड़ा इधर पुली है उतना ही बड़ा इधर भी पुली है। मतलब जब ये मोटर हमारा 1 चक्कर घूमेगा तो यह पुली का साइज उस पुली के साइज के बराबर है, तो यह भी 1 चक्कर घूम जाएगा। मतलब नॉर्मल स्पीड होगी हमारा, जितना चक्कर यह घूमेगा उतना चक्कर यह भी घूमेगा, तो नॉर्मल स्पीड हो जाएगी। लास्ट वाले में देखिए यह वाला जो फिगर है इस पे हमें हाई स्पीड प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, हाई स्पीड प्राप्त होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए 3 स्टेप में पुली बनी हुई है, मोटर वाला ये वाला हिस्सा यही वाला घुमाएगा, ये बड़ी पुली है और इधर छोटी पुली है। मतलब जब ये बड़ी मोटर 1 चक्कर घूमेगा उतने में पता चला छोटी वाली पुली क्या होगा, 3-4 चक्कर घूम जाएगी। मतलब मोटर हमारा 1 ही चक्कर घुमा, हमने कम ही पावर दिया, 1 ही चक्कर का पावर दिया, लेकिन ये बड़ा पुली था और इधर क्या था, छोटी पुली थी, इसलिए जब ये 1 चक्कर घुमा उतनी में ये 3-4 चक्कर घूम गया, मतलब स्पीड ज्यादा हो गया। जबकि नीचे वाले में क्या था, जब ये 1 चक्कर घूम रहा था उतने में 1/4 चल रहा था, 4 चक्कर जाने पे तब जाकर इसका 1 चक्कर पूरा होता, इसलिए स्लो स्पीड थी। लेकिन यहाँ पे जब बड़ी पुली हमारी 1 ही चक्कर घूमी, लेकिन इधर छोटी थी, इसलिए उस 1 चक्कर में इसका 3-4 चक्कर हो जाएगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए इस केस में हाई स्पीड होगा। जब दोनों की स्पीड सेम रहेगी, 1 चक्कर घूमने पे अभी 1 ही चक्कर घूम रहा है तो नॉर्मल स्पीड कहलाएगी, जब इसके 1 चक्कर घूमने पे 1/4 ही चल पा रहा है तो कम स्पीड कहलाएगी। तो मतलब 3 स्टेप था, तो हमने यहाँ पे 3 विभिन्न गतियां प्राप्त की। अगर ये स्टेप पुली में 4 स्टेप होता तो हम लोग 4 विभिन्न गतियां प्राप्त कर पाते। ठीक है, तो स्टेप पुली में जितना स्टेप होता है उतनी ही हम अलग अलग प्रकार की गति को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करता है, तो स्टेप पुली होता है। लास्ट है आपका फास्ट एंड लूज पुली। जो फास्ट एंड लूज पुली है हमारी पुरानी व्यवस्था थी। पहले के समय में जो होता था हमारा ना, पूरा पट्टों का जाल बिछ जाया करता था। जब मशीनें हमारे जहां कारखाने लगाए जाते थे तो वहां एक इंजन या एक मोटर हमारा होता था, जिसकी मदद से एक बड़ी सी शाफ्ट को चलाया जाता था, और उस शाफ्ट पे मतलब बड़े जो एक मोटर या इंजन से पूरा पावर एक शाफ्ट पे ट्रांसमिट किया जाता था। फिर उस शाफ्ट पे 3-4 पुलियां लगा करके अलग अलग 3-4 मशीनें चलाई जाती थी। तो उस समय में जब पुराने समय में वो जंजाल बिछाया जाता था बेल्ट वाला, तो उस समय हम फास्ट एंड लूज पुली यूज करते थे कि चलती हुई अवस्था में। क्योंकि अगर मान लीजिए 4 मशीनें, मैंने क्या बोला, एक मोटर हो गया हमारे पास, एक मोटर हो गया, एक मोटर से एक बड़ी सी शाफ्ट को चलाया जा रहा है, एक बड़ी सी शाफ्ट को चलाया जा रहा है। अब इस शाफ्ट पे 3-4 मशीनें लगा दी जाएंगे 3-4 पुली की मदद से, 3-4 पुली की मदद से मान लीजिए लग गई। अब क्या हुआ कि मान लीजिए चारों मशीन चल रही है, क्योंकि मोटर चलेगा तो पूरे शाफ्ट को घुमाएगा, चारों मशीन चलेंगी। पर अगर मैं इनमें से किसी एक को बंद करना चाह रहा हूं, पता चला आप मोटर बंद करोगे तो सब बंद हो जाएगा ना, तो किसी एक को कैसे बंद किया जाए, तो उसके लिए फास्ट एंड लूज पुली यूज किया जाता था। इसमें क्या होता था कि इस तरह से हमारी जो पुली होती थी ना, वो पेयर में होती थी, पुली हमारी पेयर में रहती थी। एक जो होता था फास्ट होता था, मतलब फास्ट वाला क्या रहता था हमारा, शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता था, शाफ्ट के साथ फिक्स रहता था, जाम रहता था, और लूज वाला शाफ्ट पे घूमता नहीं था। फास्ट वाला शाफ्ट के साथ घूमता था, लूज वाला नहीं घूमता था। जिस मशीन को बंद करना होता था, हम किसी यहाँ पे कोई क्या लीवर वगैरह की मदद से इस पट्टे को हल्का सा प्रेशर देते थे, तो पट्टा यहाँ से फिसल करके लूज वाले पुली पे आ जाता था, और लूज वाले पुली यहाँ पे फ्री रहती थी, शाफ्ट पे घूमती नहीं थी, तो हमारी मशीन बंद हो जाती थी। फिर मशीन को चलाना है, लीवर की यूज से थोड़ा धक्का देते थे, फिर वो फास्ट वाले पुली पे चढ़ जाता था, फिर वो शाफ्ट के साथ घूमने लगता था। तो इस तरह से चलती हुई मशीन में हम लोग फास्ट एंड लूज पुली की मदद से मशीन को रोकते थे, जब पुराने जमाने में, पुरानी व्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पेडिस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। यहाँ पे ग्राइंडर का फिगर दिखा रखा है और यहाँ पे इसका नाम पूछ रहा है कि यह जो एक्स के रूप में भैया दिखाया गया इसको क्या कहते हैं। ठीक है, सारे पार्ट के नाम हम लोग देख लेंगे। यह जो होता है हम लोग देखिए बीच में ग्राइंडिंग व्हील है और इसको ढका गया है, मतलब यह व्हील गार्ड है, व्हील का गार्ड है जो कि सुरक्षा करेगा हमारा। ठीक है, व्हील गार्ड। यह क्या है हमारा, यह ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक है, यह जो है हमारा आई शील्ड है, आई शील्ड है। ठीक है, अब यह बचा, इसी पे हम लोग जॉब को, जो यहाँ पे रखा गया ना, इसी पे जॉब को रख करके हम लोग यहाँ पे ग्राइंडिंग करते हैं, या जो हमारा टूल है उसको इसी पे रख करके ग्राइंडिंग करते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये टूल को या जॉब को रखने का स्थान देता है, इसलिए इसको टूल रेस्ट बोलते हैं कि टूल को रेस्ट करने के लिए स्थान मिल गया। टूल रेस्ट या फिर वर्क रेस्ट भी बोला जाता है, या फिर जॉब रेस्ट भी बोल सकते हैं, सब एक ही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में टूल रेस्ट दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसी को पूछ रखा था इसने। यहाँ पे भाई हम क्या करेंगे, इसी पे टूल को रख करके फिर ग्राइंडिंग करेंगे, तो टूल को रखने का स्थान ए दिया तो इसलिए टूल रेस्ट कहलाएगा। तो रखने वाली चीज नहीं है, ध्यान से समझ लेंगे तो हमेशा याद रहेगा। टूल रेस्ट या फिर जॉब को भी इसी पे रखते हैं, तो इसलिए वर्क रेस्ट बोलते हैं, जॉब रेस्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
यहाँ क्लियर हो गया ना, ऑप्शन ए सही रहेगा, टूल रेस्ट। अगला, इस फाइल का नाम क्या? फिगर में आपको फाइल एक दिखा रखा है, या फाइल पहले भी आ चुकी है, हम लोगों ने बात कर लिया है, लेकिन फिर दोबारा आ गया तो दोबारा से देख लेंगे, हमारा एक क्विक रिवीजन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो लोग पहले की वीडियो देखेंगे उन्हें अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या सही होगा। तो यह देख रहे हैं, यह ऐसी फाइल है जिसमें आप देख रहे हैं कोई भी लाइनिंग लगातार दांतें नहीं मिले हुए, सब अलग अलग उभर उभर के दांतों टाइप के बने हुए हैं। तो जो हमारी कौन सी फाइल होती है जिसमें हम दांतों को पंच के द्वारा अलग अलग उभार करके बनाते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, तो वो हमारी कौन सी फाइल होती है? रास्ट कट फाइल होती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, रास्ट कट फाइल, ठीक है। रास्ट कट फाइल हमारा कहाँ यूज की जाती है? तो चमड़े की फाइलिंग करना हो, लकड़ी की फाइलिंग करना हो, ऐसे कामों में चमड़े की फाइलिंग, लकड़ी की फाइलिंग, या फिर घोड़े के खूर जो होते हैं या जानवरों के जो खूर होते हैं उनकी फाइलिंग के लिए। आ रही बात समझ में? चमड़े की, लकड़ी की या घोड़े के जो खुर होते हैं उनकी फाइलिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? रास्ट कट फाइल यूज करते हैं। या फिर चमड़ा की बात, या ट्यूब वगैरह है, जैसे आप साइकिल में जो पंचर वगैरह होता है तो उसमें साइकिल में ट्यूब होता है ना, तो ट्यूब आप देख रहे होंगे, पहले जो पंचर की दुकानें होती थी और अभी भी पंचर की दुकानें होती हैं, ऐसा नहीं है। तो पंचर की दुकानों पे क्या होता था कि जो ट्यूब में जब लीकेज निकलता था तो जहां से वो पानी निकल रहा होता था, फिर उसको कपड़े से पोंछ करके फिर एक फाइल से वो उसको घिसते थे, घिसने के बाद उस पर सुलेसा लगा करके चिपका देते थे। तो जिस फाइल से उस ट्यूब को घिसा जाता था वह हमारी कौन सी फाइल होती थी? रास्ट कट फाइल होती थी। कौन सी फाइल होती थी? रास्ट कट फाइल होती थी। हैंड फाइल क्या है? तो ऑप्शन जो ये हमारा ये वाला दिख रहा है, ये हमारा क्या है? हैंड फाइल है, ठीक है। हैंड फाइल में क्या होता है? यह ऐसी फाइल होती है जो पूरी लंबाई में एक समानांतर रहती है। जनरली जो फाइल होती है हमारी ना, लास्ट का उसका 1/3 भाग क्या रहता है? टेपर में रहता है। पर हैंड फाइल पूरी लंबाई में, पूरी चौड़ाई में क्या होता है? पूरी लंबाई में उसकी चौड़ाई एक समांतर रहती है, पूरा समांतर रहती है, कहीं भी टेपर नहीं होता है। प्लस इसका एक और पहचान है कि इसकी जो एज होती है, जैसे एक एज इधर होगी, ऊपर वाला हिस्सा क्या फेस कहलाएगा या साइड कहलाएगा, और या साइड वाले हिस्से को हम लोग एज कहते हैं। तो जो हैंड फाइल होती है इसके एक एज पे दाता कटा होता है, एक एज पे दाता कटा होता है, दूसरा एज बिना दांतों का होता है, जिसे हम लोग सेफ एज कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेफ एज कहते हैं। ये इधर फिगर में देखिए दिखाया गया कि इस फेस पे दांत है, इस फेस पे, मतलब सामने और पीछे दोनों साइड दाता कटा हुआ है, नीचे एक एज पे दाता कटा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले एज पे दाता नहीं कटा हुआ, फिगर में भी दिखाया गया। तो उसी को सेफ एज बोला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हैंड फाइल कहते हैं। सिंगल कट फाइल कौन सी है? तो यह वाला जो फिगर है आपका सिंगल कट फाइल है। यह डबल कट कहलाएगा क्योंकि दो कट है, इसमें सिंगल कट है। यह कितने एंगल पे होता है? तो सिंगल कट का जो होता है 60 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। यह सॉफ्ट मटेरियल, एल्युमिनियम के लिए, तांबा के लिए, ऐसे मटेरियल मतलब जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, ब्रास हो गए मतलब एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, उनकी घिसाई के लिए, एल्युमिनियम के लिए, कॉपर के लिए या फिर ब्रास के लिए, इनको घिसने के लिए, मतलब सॉफ्ट मटेरियल के लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम लोग सिंगल कट फाइल का यूज करते हैं, ठीक है। एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है, या कम मटेरियल काटता है सिंगल कट फाइल, डबल कट की अपेक्षा कम मटेरियल काटता है, इसलिए इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। कम मटेरियल काटेगा तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। लास्ट जो है कर्व कट फाइल, इसको एक दो नामों से और हम लोग जानते हैं, सर्कुलर कट फाइल। इसको क्या कहते हैं? कर्व कट के अलावा सर्कुलर कट फाइल भी बोलते हैं। एक सेकेंड, क्या बोला जाता है? सर्कुलर, सर्कुलर कट फाइल, या फिर विक्सन फाइल भी बोला जाता है। विक्सन, विक्सन फाइल। आई बात समझ में? इसमें दांते देख रहे हो, सर्कुलर कट फाइल क्यों है या कर्व कट क्यों है? इसके दांते जो होते हैं सर्कुलर में बने होते हैं, ऐसे ऐसे सर्कुलर में इसके दांते जो काटे गए होते हैं सर्कुलर में काटे गए होते हैं। यह भी हमारा सॉफ्ट मटेरियल के लिए ही जनरली यूज किया जाता है, एल्युमिनियम वगैरह के लिए, एल्युमिनियम के लिए, टीन के लिए, ठीक है, एल्युमिनियम के लिए, टीन के लिए, या फिर लकड़ी वगैरह को घिसने, सॉरी प्लास्टिक के लिए। सॉफ्ट मटेरियल एल्युमिनियम के लिए, टीन के लिए हो गया, प्लास्टिक के लिए हो गया, ऐसे मटेरियल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सर्कुलर कट फाइल, जिसे कर्व कट फाइल या विक्सन फाइल भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, अगर वाइस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए ये वाइस मैंने अलग से फिगर ले रखा कि अगर वाइस के हैंडल को हम लोग ज्यादा टाइट कर दे, वाइस के हैंडल को अगर हम लोग ज्यादा टाइट कर देते हैं तो उस केस में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दिक्कत आएगी? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए, हैंडल की बात कर रहे हैं तो हैंडल कहाँ है? तो देखिए इसी को हैंडल कहते हैं हम लोग। वाइस में हैंडल होता है, या हैंडल हमारा किससे जुड़ा होता है? तो हैंडल हमारा स्पिंडल से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? स्पिंडल से जुड़ा होता है। बाकी ये आपके ऊपर जो है या इधर वाला क्या मूव करता है, तो मूवेबल जॉ हो जाता है। क्या हो जाता है? मूवेबल, इंग्लिश थोड़ा सही नहीं हो पा रही यार, मूवेबल जॉ। और इधर वाला जो है क्या हो जाएगा हमारा? फिक्स्ड जॉ हो जाएगा, फिक्स्ड जॉ हो जाएगा, ठीक है। मूवेबल जॉ हो गया, फिक्स्ड जॉ हो गया, हैंडल हो गया, स्पिंडल हो गया। बाकी इसके अंदर हमारा जो हैंडल जिसके अंदर घूमता है, यहाँ पे बॉक्स नट होता है, उसी के अंदर वो घूमता है, यहाँ अंदर रहता है बॉक्स नट, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है
कि हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए, अगर हम जॉब को पकड़ रहे हैं हैंडल को बहुत ज्यादा घुमा देते हैं, ज्यादा टाइट करते हैं, तो उसके इसमें क्या दिक्कत होगा, स्पिंडल डैमेज। ठीक है, चलिए अभी पहले ऑप्शन छोड़ते हैं, हार्ड जार डैमेज, कि इसका जो जबड़ा है वो डैमेज हो जाएगा। फिक्स्ड जा डैमेज, जो फिक्स्ड वाला हिस्सा है ये डैमेज हो जाएगा, जो मूवेबल जा है ये डैमेज हो जाएगा। देखिए इनका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मेन हैंडल किससे कनेक्ट है, स्पिंडल से कनेक्ट है। तो स्पिंडल किससे कनेक्ट है, वो हमारा अंदर जो इसके बॉक्स नट है उससे कनेक्टेड है। तो या तो बॉक्स नट को हानि पहुंचेगा स्पिंडल स्पिंडल को, क्योंकि हैंडल से जब आप टाइट करो तो स्पिंडल पर थ्रेड कटा हुआ है, और ये जिसके अंदर घूम रहा है, अंदर बॉक्स नट के अंदर घूम रहा है, तो बॉक्स नट के अंदर थ्रेड कटा हुआ है, तो नुकसान किसको पहुंचेगा, या तो बॉक्स नट जो होता है वो फट जाता है, या फिर हमारा जो स्पिंडल है वो टूट जाता है, उसकी थ्रेड खराब हो जाती है। तो स्पिंडल को नुकसान पहुंचेगा बॉक्स नट को, तो बॉक्स नट वाला ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भाई स्पिंडल डैमेज हो जाएगा, ज्यादा टाइट करेंगे हम लोग तो क्या होगा, यह हैंडल स्पिंडल से जुड़ा हुआ तो स्पिंडल का तो नुकसान होगा, तो स्पिंडल हमारा डैमेज हो जाएगा। तो फिगर याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट कहां है। तो अगर हैंडल स्पिंडल से जुड़ा हुआ है तो भाई स्पिंडल या स्पिंडल हमारा बॉक्स नट के अंदर घूमता है, तो स्पिंडल या बॉक्स नट का नुकसान होगा, ना कि जॉ वगैरह का नुकसान होगा। चलिए अगला कह रहा है कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। फाइन एडजस्टमेंट का मतलब अगर हमें थोड़ा सा आगे पीछे करना हो तो किस कैलिपर की मदद से किया जा सकता है, कौन सा वाला ऐसा कैलिपर है जिसकी मदद से हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ रखा है, पहला कह रहा है इनसाइड कैलिपर, दूसरा कह रहा है आउट लेग कैलिपर, तीसरा कह रहा है आउटसाइड कैलिपर। देखिए आउट लेग कैलिपर के एक दो और नाम है, जैसे कि आउट लेग कह सकते हैं, हर्मोफ्रोडाइट कह सकते हैं, हर्मोफ्रोडाइट, या फिर हम लोग इसको जेनी कैलिपर कह सकते हैं, जेनी, या फिर लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी बोला जाता है, लेग एंड पॉइंट कैलिपर। ये सारे नाम किसके, ऑड लेग कैलिपर के। तो ये सारे नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए जो इनसाइड कैलिपर होता है, यह वाला है फिगर हमारा इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर हमारा आंतरिक माप लेने के लिए यूज किया जाता है। पर इनसाइड कैलिपर किस लिए, आंतरिक माप लेने के लिए। ऑड लेग कैलिपर, तो यह वाला जो फिगर है ऑड लेग कैलिपर का है, इसका एक लेग इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, दूसरे पे पॉइंट लगा होता है, इसलिए हम लोग इसको लेग एंड पॉइंट भी कहते हैं। एक लेग अलग टाइप का, एक साइड पॉइंट रहता है, तो इसीलिए हम लोग लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी कह देते हैं। इसका यूज किया जाता है किसी बेलनाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए, या फिर किसी जॉब के किनारे के पैरेलल लाइनें खींचना हो तो भी हम यह मुड़ा हुआ वाला हिस्सा यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे नोक की मदद से पैरेलल लाइनें भी जॉब के किनारे के खींच सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर, तो यह जो दोनों फिगर है, यह दोनों फिगर आउटसाइड कैलिपर का है। बस फर्क है कि एक फर्म ज्वाइंट है, एक स्प्रिंग ज्वाइंट है। इसका अभी मैं रीजन बताऊंगा। आउटसाइड कैलिपर कहां यूज किया जाएगा, बाहरी माप लेने के लिए, बाहरी डाया लेने के लिए आउटसाइड कैलिपर यूज किया जाता है। यह दोनों फिगर आउटसाइड कैलिपर का है। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, तो देखिए मेन यही चीज है कि हमारा फाइन एडजस्टमेंट कौन करेगा, तो ऑप्शन डी से ये होगा, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर करेगा। तो यह जो दो ऊपर था ना, इनसाइड कैलिपर आउटसाइड कैलिपर, इन दोनों में भी स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर आता है। बट इसमें यहां पे इस क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा ना कि भाई इनसाइड कैलिपर सिर्फ बोला है। तो अगर सिर्फ इनसाइड कैलिपर बोलेगा इसका मतलब वो फर्म ज्वाइंट की बात कर रहा है, सिर्फ आउटसाइड बोलेगा इसका मतलब वो फर्म ज्वाइंट की बात कर रहा है। अगर वो स्प्रिंग ज्वाइंट की बात करेगा तो स्पेशली लिखेगा कि स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर या स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर, तब माना जाएगा कि ये स्प्रिंग वाली की बात कर रहा है। क्योंकि हमारे दो चाहे आउटसाइड कैलिपर हो चाहे इनसाइड कैलिपर हो, दोनों दो टाइप के होते हैं, एक फर्म ज्वाइंट वाले होते हैं, एक स्प्रिंग ज्वाइंट वाले होते हैं। फर्म ज्वाइंट वाले में जो होता है हमें सूक्ष्म फाइन एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। फर्म ज्वाइंट वाले में किसमें फाइन एडजस्टमेंट मिलता है, स्प्रिंग वाले में मिलता है। तो यह दोनों में भी स्प्रिंग वाले आते हैं, लेकिन इसमें स्प्रिंग लिखा नहीं था, तो इसका मतलब यह दोनों ऑप्शन नहीं सही होगा। लास्ट वाले में लिख रहा है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। हाँ, स्प्रिंग ज्वाइंट वाला कैलिपर चाहे आउटसाइड वाला हो चाहे इनसाइड वाला, कोई भी स्प्रिंग ज्वाइंट वाला अगर हमारे पास कैलिपर होगा तो वो फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करेगा। कैसे करेगा, यहां पे देख लीजिए, हम लोग दोनों टाइप देख लेते हैं। यह जो पहला है दोनों देखिए आउटसाइड कैलिपर है, तो जो पहला आउटसाइड कैलिपर है यह फर्म ज्वाइंट वाला है, और जो दूसरा आउटसाइड कैलिपर है यह स्प्रिंग ज्वाइंट वाला है। यह फर्म ज्वाइंट का आउटसाइड कैलिपर, यह स्प्रिंग, दोनों का काम सेम है। फर्म ज्वाइंट वाले में क्या करता है, हम एक रिवीट लगा करके, एक पिवट लगा करके दोनों लेग को जोड़ देते हैं। इसको हम लोग हाथ के द्वारा खोलते या टाइट करते हैं। जनरली आपने देखा होगा इस टाइप वाला, जैसे आपका कंपास होता है, कंपास से खाता है ना, एक तो हाथ से घुमाने वाला साइड से जनरली रहता है कि हम हाथ से ही उसके लंबाई को खोलते हैं या नजदीक ले आते हैं। कंपास को लंगड़ा प्रकार जिसे कहते हैं, तो उसको हाथ की मदद से, तो उसके हाथ का बल लगा करके खोला जाता है और क्लोज किया जाता है, ओपन किया जाता है, क्लोज किया जाता है। तो ये आउटसाइड कैलिपर में क्या होगा, जो फर्म ज्वाइंट वाला होगा एक पिवट की मदद से इन्हें जोड़ा गया होता है, और हाथ के बल से इसे कम ज्यादा करते हैं। तो मान लीजिए बहुत थोड़ा सा हमें कम करना या बहुत थोड़ा सा ज्यादा करना, तो हाथ की मदद से करना संभव होगा,
क्योंकि भाई आप हाथ से बल लगाओगे तो या तो ज्यादा जब दब जाएगा या कम दब जाएगा। इतना आसान नहीं है कि आप बहुत जरा सा थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट कर पाओ। तो फर्म ज्वाइंट में संभव नहीं हो पाता है। जबकि स्प्रिंग ज्वाइंट में क्या होता है, ऊपर या गोल कमानीदार स्प्रिंग लगी होती है और यहाँ साइड में एडजस्टिंग नट लगा होता है। तो जब हमें इसकी साइज को कम ज्यादा करना होता है स्प्रिंग ज्वाइंट वाले को, तो हम इस एडजस्टिंग नट को घुमाते हैं। नट आप भाई नट यहाँ नर्लिंग क्या हुआ है, आप हल्का सा हाथ से चाहेंगे तो बहुत जरा सा घुमाएंगे तो बहुत जरा सा नजदीक आएगा, और थोड़ा सा घुमाएंगे और थोड़ा सा नजदीक आएगा, थोड़ा सा ओपन करेंगे थोड़ा सा दूर होगा। मतलब आप इस नट की मदद से फाइन एडजस्टमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी इसलिए सही हो जाएगा, स्प्रिंग ज्वाइंट वाली की मदद से हम लोग फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी एक और फायदा होता है, जैसे मान लीजिए आप लेथ मशीन पे कोई जॉब आपको दे दी गई है, कितनी की 40 mm की दे दी गई, और बोल दिया गया कि इस जॉब को आप 30 mm का बना दीजिए। कितने mm का बना दीजिए, 30 mm का बनाइए। तो आप क्या करोगे, टर्निंग के द्वारा इस जॉब की मोटाई को कम करोगे, डाया को कम करोगे। तो जब आप टर्निंग के द्वारा डाया कम करोगे तो आप हमें 30 कैसे पता चलेगा, स्केल से तो मापोगे नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा आउटसाइड कैलिपर है ना, इसको स्केल पे ले जाएंगे और उसमें 30 mm की दूरी भर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब जब टर्निंग करने के बाद बार बार इसको आउटसाइड कैलिपर को लगा के चेक करेंगे। जब ये बिल्कुल सही इस पे फिट आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि 30 mm का बन गया है। तो अगर मान लीजिए आपका फर्मो ज्वाइंट वाला होगा, आपने 30 mm की दूरी भर ली, आप 40 mm को बार बार टर्निंग करके जब आप इसको लगाने जाओगे, अगर हाथ से हल्का सा भी ज्यादा प्रेशर लगेगा तो इसका क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, बस आपकी दूरी बेकार चलेगी, आपको फिर जाके स्केल पे लगाना पड़ेगा। जबकि स्प्रिंग वाले में क्या है, आपने एक बार 30 mm की दूरी अगर भर लिया तो आप कितनी बार भी उस पे लगाइए, जब तक नट घूमेगा नहीं तब तक दूरी कम ज्यादा नहीं होगी। मतलब आप कह सकते हो कि जो स्प्रिंग ज्वाइंट वाले में है, हम एक बार माप भर करके उसे कई बार यूज कर सकते हैं, जबकि फर्म ज्वाइंट वाले में ऐसा नहीं है। इसके माप हाथ के बल द्वारा कम या ज्यादा हो सकती है, इसमें एरर आ सकता है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए। ठीक है, जो पहला है पावर सा, या इसे हम लोग रेसिप्रोकेटिंग सा भी बोलते हैं। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है आगे पीछे की गति करने वाला, रेसिप्रोकेटिंग सा भी बोला जाता है, पावर सा। ठीक है, पहले वाले को। तो यह जो ऑप्शन है पावर सा, यह भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, मैंने आपको फिगर दिखा करके अच्छे से समझाया भी है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगा। पीछे वाले वीडियो में देखना, और डिटेल में मैंने बात किया। तो रेसिप्रोकेटिंग था क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ब्लेड लगा होता है और यह मोटर के द्वारा या आगे पीछे फ्रेम इसका चलता है, मोटर लगा होता है। पावर था क्योंकि मोटर के द्वारा चल रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि देखिए ब्लेड जो होगा हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक में या फिर बैकवर्ड स्ट्रोक में लगा होगा। जिस स्ट्रोक में फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगाएंगे तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटाई करेगा, बैकवर्ड स्ट्रोक में लगाएंगे तो बैकवर्ड में कटाई करेगा। तो इसका एक स्ट्रोक खाली जाता है। जैसे मान लीजिए फॉरवर्ड स्ट्रोक में हमने लगा दिया, ज्यादातर हम फॉरवर्ड स्ट्रोक की यूज करते हैं। तो जब हमारे यहाँ पे मशीन चलेगा, मोटर चलेगा, तो जब ये आगे को जाएगा फॉरवर्ड में तब कटाई करेगा, जब पीछे आएगा आगे पीछे की गति कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको रेसिप्रोकेटिंग सा कह रहे हैं, पावर सा या रेसिप्रोकेटिंग सा, क्योंकि आगे पीछे की गति करता है। तो जब आगे जाएगा फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटाई करेगा, जब बैकवर्ड में आएगा मतलब जब हमारा यह वापस आएगा उस स्ट्रोक में कटाई नहीं करेगा। मतलब इसमें हमारी पावर बेकार जाती है और ज्यादा समय लगता है कटाई में, क्योंकि एक स्ट्रोक में कटाई करता है और एक स्ट्रोक खाली चला जाता है। इस वजह से हमारा समय ज्यादा नुकसान होता है, ज्यादा समय लेता है। वहीं पे कंटूर सा की बात करें, कंटूर सा को हम लोग प्रोफाइल सा के नाम से भी जानते हैं। प्रोफाइल सा, कंटूर सा में को प्रोफाइल सा के नाम से जानते हैं। यह वाला जो फिगर है कंटूर सा या प्रोफाइल सा का, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक घिरनी टाइप की ऊपर और नीचे लगी होती है, जिसमें एक फ्लेक्सिबल बेल्ट को हम लोग पेट देते हैं यहाँ पे ना, यहाँ कंटूर सा में एक फ्लेक्सिबल बेल्ट होती है। यह हमारी क्या करती है, जो फ्लेक्सिबल बेल्ट है यह वर्टिकल में है और यह काफी पतली और मोटाई में भी पतली होती है, चौड़ाई में भी पतली होती है, दोनों में पतला होता है, जिससे कि हम इससे विभिन्न आकार के किसी जॉब पे मान लीजिए हमें इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी आकृति में प्रोफाइल में अगर हमें कटिंग करना है तो इसमें विभिन्न प्रोफाइल की कटिंग की जा सकती है, क्योंकि इसकी ब्लेड काफी पतली होती है। पतली होने की वजह से फ्लेक्सिबल भी रहती है, तो हम आसानी से विभिन्न प्रकार की आकृति के प्रोफाइल के कटिंग कर सकते हैं। किस पे, कंटूर सा पे, इसलिए इसे प्रोफाइल सा भी कहते हैं, क्योंकि ये विभिन्न प्रोफाइल की आकृति की कटिंग कर सकता है। सर्कुलर सा, तो यह वाला जो फिगर है हमारा सर्कुलर सा का है। सर्कुलर सा में कोई भी ब्लेड नहीं यूज होता है, इसमें एक हाई स्पीड स्टील का, हाई स्पीड स्टील HSS, हाई स्पीड स्टील का वृत्ताकार प्लेट यूज किया जाता है। देखिए इसमें भी ब्लेड, इसमें भी ब्लेड और इसमें भी ब्लेड यूज किया जाता है, लेकिन जो सर्कुलर सा है इसमें हाई स्पीड स्टील का वृत्ताकार प्लेट यूज किया जाता है। इसका मतलब ये बड़े भारी क्रॉस सेक्शन एरिया को आसानी से काट पाएगा, इनकी अपेक्षा अच्छे से काट पाएगा, क्योंकि इसमें ब्लेड नहीं, टूटने का डर नहीं है। बड़ी वृत्ताकार प्लेट है, हैवी प्लेट है, वो भी हाई स्पीड स्टील की है। तो इसलिए बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया की बात जब करेगा काटने के लिए, तो हम लोग हाई स्पीड स्टील वाला जो वृत्ताकार प्लेट वाली मशीन है, जिसे हम लोग सर्कुलर सा कहते हैं, इसका यूज किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बैंड सा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बैंड सा को हम लोग फ्लेक्सिबल बैंड सा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, फ्लेक्सिबल बैंड सा, क्योंकि इस सा पे क्या होता है, दो घिरनी पर
फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल ब्लेड चढ़ी होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीलीदार। तो यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं ब्लेड हॉरिजॉन्टल में रहता है, दो घिरनी होती है, दोनों घिरनी पर पट्टे की तरह बेल्ट की तरह इस हम लोग क्या करते हैं, इस जो यहाँ पे लगा हुआ है ब्लेड, तो दोनों घिरनी पर हम लोग इस ब्लेड को पट्टे की तरह चढ़ा देते हैं। हमारी जो ब्लेड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए लचीली होती है, आराम से पट्टी की तरह चढ़ जाती है। यह लगातार घूमता रहता है और यह लगातार कटाई करता है, क्योंकि ये बेल्ट घूमता रहेगा एक ही दिशा में और लगातार ब्लेड चलती रहेगी तो लगातार कटाई करेगी। यह भी लगातार कटाई करता है, यह भी लगातार कटाई करता है, और यह भी कंटूर सा, आपका सर्कुलर सा, और फ्लेक्सिबल बैंड था या हॉरिजॉन्टल बैंड, ये तीनों लगातार कटाई करने वाले यंत्र है। जबकि जो यह पहला हमारा था रेसिप्रोकेटिंग था या पावर था, यह एक स्ट्रोक में कटाई करता है और एक स्ट्रोक में नहीं, मतलब लगातार कटाई नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। देखिए कास्ट आयरन की एक प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, तो कास्ट आयरन जो होता है ना, काफी लंबे समय के बाद, मान लीजिए कास्ट आयरन से आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी बना रहे हैं उसका, तो कास्ट आयरन में प्रॉपर्टीज होता है कि अगर काफी समय बीत जाएगा उसके बाद भी वो डायमेंशनली स्टेबल रहता है, मतलब उसमें स्टेबिलिटी का गुण होता है। कास्ट आयरन में किसका गुण होता है, कास्ट आयरन में स्टेबिलिटी का गुण होता है, स्टेबिलिटी का। डायमेंशनली डायमेंशनली क्या रहता है, लंबे समय बाद भी यह डायमेंशनली स्टेबल रहता है, लंबे समय के बाद भी यह डायमेंशनली स्टेबल रहता है, मतलब आयाम इसका स्थिर रहता है, उसमें फर्क नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन का बनाते हैं। कि जो यार देखिए मार्किंग टेबल का मैंने फिगर ले रखा है, जॉब वगैरह को बेस प्रदान करने के लिए, किसी जॉब पे मार्किंग वर्किंग करते हैं तो इसी पे रख करके करते हैं, तो बेस प्रदान करने के लिए मार्किंग टेबल होता है, मार्किंग करने के लिए जॉब को इसी के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो हम कास्ट आयरन का इसलिए बना देते हैं कि काफी समय अगर हो जाए, 10 साल 15 साल हो जाए, तो ऐसा ना हो कि इस जो हमारा मटेरियल ऐसे मटेरियल का बना हो कि इसमें क्या हो जाए, डायमेंशनली दिक्कत आ जाए, उसमें ऐठन वगैरह आ जाए। तो जो कास्ट आयरन में यही प्रॉपर्टीज होता है कि वो डायमेंशनली स्टेबल होता है काफी लंबे समय के बाद भी, काफी समय के बाद भी इसकी क्वालिटी है कि डायमेंशनली स्टेबल रहता है। तो इसीलिए हम लोग मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन का बनाते हैं, जिससे कि एक्यूरेसी, भाई डायमेंशनली स्टेबल रहेगा तो उसकी एक्यूरेसी बनी रहेगी, एक्यूरेसी खराब नहीं होगी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी से हो जाएगा मेंटेन द एक्यूरेसी। भाई यही फायदा होगा ना, अगर लंबे समय तक डायमेंशनली स्टेबल है, मतलब डायमेंशन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, स्टेबल रह रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी बनी रहेगी, एक्यूरेसी खराब नहीं होगी, मेंटेन द एक्यूरेसी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस गेज का नाम क्या है। यहाँ देख रहे होंगे यह गेज यहाँ पे दिखा रखा है और इसका नाम पूछ रहा है। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन देना, बीवेल गेज, एंगल गेज, सरफेस गेज, यूनिवर्सल बेवल गेज। देखिए बीवेल गेज को हम लोग क्या कहते हैं, बेवल स्क्वायर भी कहते हैं, बेवल गेज को बेवल स्क्वायर भी बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी अगर मान लीजिए बेवल स्क्वायर लिख के आ जाए तो आप सोचो कि यार ये बेवल स्क्वायर क्या चीज आ गई। तो बेवल स्क्वायर कुछ अलग नहीं, बेवल गेज को बेवल स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे यूनिवर्सल बेवल गेज है तो इसको कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर भी बोला जाता है, कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर। देखिए नाम जानना बहुत जरूरी है, कई बार हो सकता है कि आप उसके बारे में जानते हुए भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे क्योंकि नाम चेंज कर देगा। तो यूनिवर्सल बेवल गेज कहिए, कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर कहिए, एक ही बात है। तो यह जो है हमारा बेवल गेज है, क्या है, बेवल गेज है या बेवल स्क्वायर है। इस वाले हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। ये ब्लेड हो गया और यह स्टॉक हो गया हमारा। क्लियर, ठीक है। बेवल स्क्वायर में या ब्लेड स्टॉक हो गया या ब्लेड हो गया। तो यह ऑप्शन भी हमारा ये सही हो जाएगा कि क्या है, बेवल गेज है। इसका यूज होता है कोड वगैरह को मापने के लिए। ये हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट वाला टूल होता है, मतलब इनसे मापने पे, जैसे चांदा है उससे कोई चीज का अगर आप एंगल मापोगे तो तुरंत आपको कोड पता चल जाएगा, तो वो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। लेकिन इससे क्या होगा, इससे अगर आप कोई कोड मापोगे तो ऐसे आपको यहाँ पे कोई भाई मार्किंग तो की नहीं गई है, कोड पता नहीं चलेगा। अब इससे इसका कितना कोड है इसके बीच में जानने के लिए हमें इसको आपको प्रोटेक्टर पे चेक करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर पे ले जा करके इसको हम चेक करेंगे। तो इसीलिए क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, क्योंकि इससे मापने पे हमें डायरेक्ट माप नहीं पता चला, इसको किसी और टूल की मदद से फिर हमें पता करना पड़ रहा है, तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाएगा। डायरेक्ट मापने पे माप पता चल जाता तो डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे। एंगल गेज क्या होता है, तो एंगल गेज में क्या होता है कि कई सारी पत्तियां होती है, कई सारी हमारे ब्लेड होती हैं अलग अलग एंगल के, मान लीजिए 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, इस तरह से कई सारी पत्तियां, जैसे आपका उसमें मतलब एक सेट में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है, एक सेट, मतलब कई सारी 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, जैसे अलग अलग एंगल की कटी हुई पत्तियां रहेगी और उन्हें एक साथ रखा जाएगा एक सेट टाइप का बना करके। ठीक है, तो इसका यूज हम करते हैं कहीं किसी ग्रुप्स वगैरह में, किसी तल पे टेपर हो, किसी ग्रुप्स में कहीं किसी तल पे टेपर हो, तो उस कोड को चेक करने के लिए एंगल गेज यूज किया जाता है। सरफेस गेज क्या है, तो यह वाला जो फिगर है आपका सरफेस गेज का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वाले हिस्सा को हम लोग बेस बोलते हैं, यह हमारा स्पिंडल होता है, यह हमारा स्नग होता है,
ये हमारा नट होता है नर्लिंग किया हुआ, और ये हमारा क्या है स्क्राइबर। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसकी मदद से हम लोग विभिन्न ऊंचाइयों पे मार्किंग कर सकते हैं। जनरली हम लोग मार्किंग के लिए ज्यादातर यूज करते हैं सरफेस गेज का। इसको लोग मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मार्किंग ब्लॉक, या फिर स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, स्क्राइबिंग ब्लॉक। तो इन दोनों नाम से तो पता चल जा रहा है ना, मार्किंग मतलब मार्किंग करने वाला, और स्क्राइबिंग का मतलब स्क्राइबर मतलब वो भी मार्किंग नहीं करेगा। तो इन दोनों नाम से, सरफेस गेज थोड़ा अलग नाम है ना, इन दोनों नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये मार्किंग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज क्या है, या बेवल गेज, सॉरी यूनिवर्सल बेवल गेज है, सरफेस गेज नहीं बेवल गेज है। तो यूनिवर्सल बेवल गेज जो ये वाला फिगर है, ये हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज का है। इसमें जो होता है ये हमारा स्टॉक हो जाता है, ये स्टॉक हो गया, ये हमारा क्या हो गया मेन ब्लेड हो गया, क्या हो गया मेन ब्लेड हो गया। और ऊपर इसमें एक और एक्स्ट्रा प्लेट लगा दी जाती है, जैसे एक्जुलरी सहायक ब्लेड बोलते हैं, एक्जुलरी या फिर सहायक ब्लेड बोला जाता है। तो जो माप हम लोग इस बेवेल गेज के द्वारा, नॉर्मल बेवेल गेज के द्वारा जो माप नहीं ली जा सकती है, उस माप को, मतलब थोड़ा कठिन माप होगी, तो ऐसे माप को लेने के लिए यूनिवर्सल बेवेल गेज यूज किया जाता है। इसमें स्टॉक के साथ मेन ब्लेड, और उस मेन ब्लेड के साथ एक्जुलरी ब्लेड जुड़ा होता है। यह भी हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग वाला टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए, देखिए पूछ रहा है ना डाई और मोल्ड के लिए। यह क्वेश्चन पहले आ चुका है, पीछे के पार्ट में मैंने बताया भी है कि डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए, या फिर डाई वगैरह में कोई क्या हो, डाई में हमारी कोई केविटी बनी हो। मैंने ये भी बात किया था कि डाई में क्या हो, केविटी हो। केविटी का मतलब खोखला टाइप का केविटी बना हो, केविटी के साइज को बढ़ाना हो, केविटी के साइज को बढ़ाना हो, उस केस में भी हम लोग यही रोटरी फाइल यूज करते हैं ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए, या फिर डाई में केविटी के साइज को बढ़ाना हो तो उसके लिए हमारा रोटरी फाइल यूज किया जाता है। या रोटेट करता है इसलिए रोटरी फाइल कहते हैं। इसकी जो सैंक होती है, सैंक हमारी कैसी होती है, सैंक इसकी गोल होती है। सैंक कैसी होती है, गोल होती है। इसको हम लोग मोटर में, मशीन में घुमाते हैं। यह जो फाइल होती है ना, जनरली फाइल तो हम हाथ के द्वारा यूज करते हैं ना, पर यह फाइल मशीन में लगाया जाता है, और मशीन में गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है, रोटेट करती है, इसलिए इसको रोटरी फाइल कहते हैं। चलिए, टिंकर फाइल को हम लोग ब्लॉक फाइल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, ब्लॉक फाइल। यह वाला जो फिगर है हमारा ना, ये टिंकर फाइल का है। टिंकर फाइल में यह ऊपर जो फाइल है टिंकर फाइल दिखाई गई है। इसमें एक फेस पर दांते कटे होते हैं, एक फेस पर हमारे क्या है दांते कटे हुए, दूसरा फेस बिना दांतों के होता है। जो उसका दूसरा फेस है वो बिना दांतों के होता है। तो जो पिछला वाला हिस्सा है बिना दांतों के है, उसी पे हम लोग इस हैंडल को सेट करते हैं। जैसे रंधा होता है ना, उसी टाइप से ये पीछे इसके साइड लग जाता है। फिर बड़े सरफेस पे, बड़े अगर कोई बड़ी सरफेस है तो उससे भी इस वाले फाइल से फाइलिंग करना आसान होता है। किसी टिंकर फाइल से कोई बड़ी सरफेस की फाइलिंग करना हो तो, क्योंकि ये रंधा की तरह हो जाता है और आसानी से फाइलिंग की जा सकती है। प्लस ऑटोमोबाइल में, कहां पे, ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स के अंतर्गत आपकी बाइक हो गई, कार हो गई, ये सब ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आते हैं। तो ऑटोमोबाइल के जो पार्ट होते हैं, उन पार्ट की टिंकरिंग करने के बाद उनकी फाइलिंग करने के लिए भी टिंकर फाइल का यूज किया जाता है। बैरेट फाइल की बात करें तो बैरेट फाइल को हम लोग कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं। बैरेट फाइल को कैंट फाइल के नाम से भी जाना जाता है। यह जो फिगर है यह बैरेट फाइल या कैंट फाइल का है। यह ट्रायंगुलर फाइल की तरह होती है। ट्रायंगुलर फाइल में क्या होता है, वह भी त्रिभुजाकार होता है। उसमें तीनों सरफेस पर दांते कटे होते हैं, और तीनों एंगल उसके क्या होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। जबकि हमारे बैरेट फाइल में क्या होता है, कैंट फाइल में क्या होता है, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजाएं सबसे लंबी होती है। जो दोनों भुजा बराबर होती है उस पर कोई भी दाता नहीं कटा होता। सबसे चौड़ी वाली सतह पे सिर्फ दाता कटा होता है। ऊपर इसका एंगल 120 डिग्री रहता है, बाकी नीचे दोनों जो एंगल रहते हैं वो 30-30 डिग्री के रहते हैं। कितने कितने के, 30-30 डिग्री के। तो यह हमारा होता है बैरेट या कैंट फाइल। तो जहां पर हमारा ट्रायंगुलर फाइल में क्या 60 डिग्री, उससे नीचे के खांचों को इसके द्वारा फाइलिंग नहीं किया जा सकता है। 60 डिग्री से कम, अगर हमें कोई भी 60 डिग्री से कम का खांचा है उसको फाइलिंग करना है तो यह 30 डिग्री तक कर सकता है। तो वहां पे हमारा बैरेट या कैंट फाइल यूज किया जाता है। रास्ट कट फाइल, यह वाला जो फिगर है हमारा रास्ट कट फाइल है। इसमें जो है दांते एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। इस फाइल में दांतों को पंच के द्वारा अलग अलग उभार करके बनाया जाता है, और यह हाफ राउंड में होती है। ध्यान से देखेंगे ना तो यह फ्लैट में नहीं, यह हाफ राउंड में है। इसके आगे की एज देखेंगे तो दिखेगा। यह फाइल कैसी रहती है जो हमारी होती है, यह हाफ राउंड में बनाई जाती है, राउंड टाइप में बनाई जाती है रास्ट कट फाइल। इसके दांते पंच के द्वारा अलग अलग उभार कर बनाए जाते हैं। इसका यूज हम लोग लकड़ी के लिए करते हैं, एल्युमिनियम के लिए करते हैं, या फिर चमड़े के लिए। लकड़ी और चमड़ा, सॉरी, ज्यादातर हम लकड़ी और चमड़ा के लिए यूज करते हैं इसका। कहां पे,
मेटल के लिए करेंगे ना तो इसके दांते टूट करके निकल जाएंगे। लकड़ी के लिए, चमड़ा के लिए, या फिर मैंने बताया था जो जानवरों के खुर होते हैं, घोड़े के जो खुर होते हैं उनको घिसने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ग्रास कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने की विधि क्या? मैंने बताया था कि जब भी किसी फाइल से हम लोग किसी मेटल को घिसते हैं तो जो मेटल हमारा घिस रहा होता है उसके जो बुरादे होते हैं वो फाइल के दांतों के बीच में आकर के फंस जाते हैं और उस क्रिया को हम लोग पिनिंग बोलते हैं। जब मेटल के बुरादे, जॉब के बुरादे हमारे फाइल के दांतों में आकर के फंस जाए तो उसको क्या बोला जाता है? पिनिंग बोला जाता है। ठीक है, तो वही जब फंस जाएगा, जब धातु हमारा आकर के कहां होगा? फाइल के दांतों के बीच में फंस जाएगा, पिनिंग हो जाएगी फाइल की, तो उसको सही कैसे किया जाएगा? उस चिप्स को फाइल में से बाहर कैसे निकाला जाएगा, यही पूछ रहा है। तो उसके लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक वायर ब्रश के द्वारा, मतलब स्टील का वायर ब्रश होता है, जो वायर ब्रश होता है उसमें स्टील के वायर लगे होते हैं, उनके द्वारा हम उनको फाइल पर ऐसे चला करके इसमें से उस फंसे हुए मेटल को निकालते हैं। या दूसरा तरीका होता है कापर या ब्रास का स्ट्रिप, कापर का या फिर ब्रास का स्ट्रिप। एक स्ट्रिप का मतलब टुकड़ा होता है। तो ये देखिए वायर ब्रश हमने दिखा रखा है कि वायर ब्रश की मदद से किया जा सकता है, इसमें स्टील के वायर होते हैं। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। या दूसरा, यह देखिए यहां दिखा गया ना, कापर या ब्रास का स्ट्रिप, ऐसे टुकड़ा होता है, इसको इस पे घिसते हैं ऐसे ऐसे और उसमें से उसका चिप्स जो है बाहर निकल जाता है। तो कौन से यहाँ पे सही करेंगे? यहाँ दोनों ऑप्शन है, वायर ब्रश भी है और कापर स्ट्रिप या कॉपर स्ट्रिप भी है। तो देखिए वायर ब्रश में क्या दिक्कत होता है कि जब हम वायर ब्रश से इसके निकालने की चिप्स कोशिश करते हैं तो चूंकि ये स्टील का वायर है तो यह इसमें जो फाइल की कटिंग एज होती है उसको नुकसान पहुंचाता है, फाइल की कटिंग एज को खराब कर देता है। फाइल पे जो दांते बने हैं उसके कटिंग एज को जब हम वायर ब्रश की मदद से उसके पिनिंग को खत्म करना चाहेंगे, चिप्स को निकालना चाहेंगे, तो वायर भाई स्टील का ब्रश है तो इसके दांतों को खराब कर देगा। इसीलिए हम लोग ज्यादातर प्रीफर किसको करते हैं? कापर का स्ट्रिप या ब्रास का स्ट्रिप वाले को, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो हम इसलिए ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, यह ज्यादा प्रीफर किया जाता है, कॉपर स्ट्रिप या ब्रास स्ट्रिप। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला एक छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उसको पकड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अगर कोई छोटा जॉब हो उस पर हमें फाइलिंग करना हो या फिर ड्रिलिंग करना हो, कोई छोटा जॉब है हमारे पास उस पर अगर हमें फाइलिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, तो कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? फटाफट देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी बता रखा है, सारी वॉइस के बारे में पहले ही मैं बता रखा हूं, अगर जिन्होंने अच्छे से देखा होगा आसानी से कर लेंगे। देखिए पिन वाइस, पहला वाला जो ऑप्शन है आपका पिन वाइस वाला है। पिन वाइस में क्या होता है? जनरली महीन तारनुमा जॉब पकड़ने के लिए किस लिए यूज किया जाता है? महीन तारनुमा जॉब को अगर पकड़ना हो, ठीक है, या घड़ी के पुर्जों को पकड़ना हो, छोटे पार्ट, घड़ी के पुर्जों को पकड़ना हो, महीन तारनुमा जॉब पकड़ना हो, कोई पतली सुई पकड़ना हो, मतलब पिन पकड़ना हो या फिर सुई टाइप का पकड़ना हो, तो ऐसे कामों के लिए हम लोग इसमें पकड़ते हैं। किसमें? पिन वाइस में। नाम ही पिन वाइस है तो महीन कामों के लिए। पाइप वाइस, यह वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है यह पाइप वाइस का है। पाइप वाइस में यह हमारा हैंडल हो गया, यह हमारा स्पिंडल हो गया, यह अपर जा हो गया, मूवेबल जा हो गया और फिक्स जा या लोअर जा हो गया। ठीक है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पाइप वाइस किसी भी जा को कितने पॉइंट से पकड़ता है? तो 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट से पकड़ता है। कितने पॉइंट से पकड़ता है किसी जा को? 4 पॉइंट से पकड़ता है। पाइप वाइस में जनरली हम लोग पाइप वगैरह पकड़ते हैं, नाम है पाइप वाइस, पाइप पकड़ने के काम आता है, खोखली जा को पकड़ने के काम आता है। सी वाला है हैंड वाइस, यह वाला जो फिगर है हमारा यह हैंड वाइस का है। हैंड वाइस की जो लंबाई होती है जनरली वह, यह जो रिविट है या जो पीवट है, पीवट के सेंटर से और जहां तक की सीधी दूरी जो होती है वह हैंड वाइस की साइज होती है, उसकी लंबाई होती है। यह जनरली 125 से 150 mm रहता है। कितना? 125 से 150 mm। इसकी जा की जो चौड़ाई रहती है यहां से यहां तक रहती है और यह जनरली 40 से 44 mm रहती है। इस पे यह विंग नट लगा होता है और यहाँ पे एक नीचे स्प्रिंग भी लगी हुई होती है। ये हमारा क्या हो गया? हैंड वाइस हो गया। इसका यूज करेंगे रिविट को पकड़ना हो, रिविट को पकड़ना हो, कील को पकड़ना हो, मतलब रिविट वगैरह, कील वगैरह ऐसी चीजें पकड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हैंड वाइस का यूज करते हैं। या कोई पतली चादर वगैरह को भी पकड़ने के लिए हम लोग हैंड वाइस का यूज करते हैं। जो कोई पतली चादर है जिसको हम वाइस में अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो चादर मुड़ जाएगी, तो उसको हम लोग हैंड वाइस में पकड़ करके फिर ड्रिल करते हैं। ठीक है, टूल मेकर। देखिए बाकी तीनों का पता चल गया, इसमें तो कुछ ऐसा मिला नहीं कि छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता हो, तो बचा क्या ऑप्शन? डी वाला, टूल मेकर वाइस। तो यही वह वाइस है जो क्या होती है? बेंच वाइस। देखिए ये जो टूल मेकर वाइस होती है ना, बेंच वाइस की तरह होती है, लेकिन ऊंचाई में बेंच वाइस की अपेक्षा कम होती है। इसकी ऊंचाई बेंच वाइस की, देख रहे कितना पतली सी है, इसकी ऊंचाई बेंच वाइस की अपेक्षा कम होती है और जा की चौड़ाई उसकी अपेक्षा अधिक होती है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो इसी का यूज किया जाता है कोई छोटा जॉब। देखिए यहाँ पे छोटा जॉब पकड़ा भी गया है, यहाँ पे नीचे हमने क्या लगा रखा है इसमें? पैरेलल ब्लॉक, ताकि जॉब को उचित ऊंचाई पे रख सके। पैरेलल ब्लॉक दोनों साइड यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड पैरेलल ब्लॉक का सपोर्ट दिया गया है। सॉलिड पैरेलल ब्लॉक हमने यहाँ पे यूज कर रखा है जिससे कि जॉब को सही ऊंचाई पे रख सके और सपोर्ट प्रदान कर सके।
तो इस जो छोटे जॉब होते हैं उनमें ड्रिल करना हो या फाइलिंग करना हो तो इसके लिए हम लोग टूल मेकर वाइस यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस हेक्साब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ साथ काटने के लिए किया जाता है। देखिए कौन सा हेक्साब्लेड है, जो मान लीजिए यहाँ पे हमें कटिंग करना है और उस पर थोड़ा सा ऐसे करना हो, कटिंग कैसे करना, थोड़ा घुमावदार रेखा के साथ, इस तरह से घुमावदार रेखा के साथ, और घुमावदार रेखा के साथ कर्व रेखा के साथ हमें कटिंग करना है तो कौन सा ब्लेड यूज में आएगा। देखिए पहला हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील हमारा हार्ड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है ऑल हार्ड ब्लेड, जो ऑल हार्ड ब्लेड होता है, मतलब यह नॉर्मल, देखिए मैंने ब्लेड का फिगर ले रखा है, यह हेक्सा का ब्लेड है। ऑल हार्ड में क्या होता है कि पूरे ब्लेड को हार्ड कर दिया जाता है सिर्फ इस होल को छोड़ करके। ये जो पिन होल है ना, पिन होल में ही हम लोग क्या करते हैं, हेक्सा ब्लेड में फंसाते हैं पिन को इसमें, तो पिन होल को छोड़ करके पूरा ब्लेड, यह पूरा का पूरा ब्लेड क्या किया जाएगा, हार्ड कर दिया जाएगा। जब पूरा ब्लेड हार्ड कर देंगे तो वो कठोर हो जाएगा, मतलब जल्दी घिसेगा नहीं, हार्ड मटेरियल को काट पाएगा। लेकिन आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि जब किसी चीज को हम लोग हार्ड करते हैं तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती है, तो जितना ज्यादा वो हार्ड होगा कार्बन की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, तो उसमें हार्डनेस का गुण तो आ जाता है, लेकिन उसके साथ एक दोष भी उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग ब्रिटलनेस कहते हैं। तो हमारा जो ब्लेड है यह हार्ड तो होगा, ऑल हार्ड ब्लेड, जो पूरे ब्लेड को हम लोग हार्ड कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा, कठोर मटेरियल काटने काम आएगा। लेकिन एक दिक्कत आ जाती है, इसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है, भंगुरता का गुण आ जाता है। तो मतलब अगर इस ब्लेड पे थोड़ा भी झटका लगेगा या फिर यह ब्लेड काटने में थोड़ा भी मेटल में फंसेगी ना, ब्लेड फटाक से टूट जाएगी। कठोर तो होगी, जल्दी इसके दांते खराब नहीं होंगे, लेकिन अगर कुशल कारीगर नहीं है इस ब्लेड को चलाने के लिए, ऑल हार्ड ब्लेड को चलाने के लिए हमें एक कुशल कारीगर की जरूरत पड़ेगी, एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ेगी। अगर स्किल्ड वर्कर नहीं होगा तो थोड़ा भी अगर ब्लेड फंसी या थोड़ा भी टेढ़ा हुआ तो तुरंत ब्लेड टूट जाया करेगी, तुम्हारा नुकसान होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह ब्लेड क्या ऑल हार्ड है, या थोड़ा भी झटका पड़ने पे या थोड़ा भी मुड़ने पे टूट जाती है, इसका मतलब हम इसका यूज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि घुमावदार रेखा में तुरंत ब्लेड फंसेगी और जहां ब्लेड फंसेगी पूरा हार्ड टूट जाएगी। अगला क्या है, फ्लेक्सिबल। देखिए नाम से पता चल रहा है हमें घुमावदार रेखा पे काटना है, तो इसको रेखा को काटने के लिए हमारे पास जो ब्लेड होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल टाइप की रहती है, तो आसानी से घूम घूम के काट देंगे। तो यहाँ पे नाम भी है फ्लेक्सिबल ब्लेड। इसका मतलब यह लचीली ब्लेड होती है। इसमें क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल ब्लेड में सिर्फ आधा हिस्सा, ये जो हाफ लाइन सेंटर पे खींची गई है ना, तो सिर्फ आधा नीचे का हिस्सा हमारा क्या, जो दांतों के साइड वाला आधा हिस्सा होता है उसको हार्ड किया जाता है, ऊपर का आधा हिस्सा साफ छोड़ दिया जाता है, जिससे कि नॉर्मल थोड़ा बहुत फंसे वगैरह भी कहीं पे तो जल्दी टूटे ना, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी इसमें। तो नीचे का दांतों के साइड का आधा हिस्सा हार्ड किया जाता है और ऊपर का आधा हिस्सा सॉफ्ट बने रहना दिया जाता है, इसी को फ्लेक्सिबल ब्लेड कहते हैं, लचीला ब्लेड कहते हैं। यही हमारा यूज किया जाएगा घुमावदार या वक्रकार रेखा को कटाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। देखिए कीवे कटने की बात कर रहा है, हम ये सारे जो छेनी यहाँ पे दे रखा है सबके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं। तो जैसे कि पहला है फ्लैट चीजल, ठीक है, तो ये फ्लैट चीजल का फिगर यह है, दिख रहा होगा। इसका कटिंग एंगल कितना होता है, 35 डिग्री से 70 डिग्री होता है। कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होती है, 16 से 32 mm होती है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। यूज कहाँ किया जाता है, ज्यादातर चिपिंग कार्यों के लिए किया जाता है। कहाँ पे, चिपिंग कार्यों के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई ढलाई किया गया पार्ट हो, कोई हमारा क्या हो, ढलाई किया गया पार्ट हो, तो उसमें क्या होगा, जब कोई हम किसी पार्ट को ढालते हैं तो जब ढालेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मटेरियल बैक करके उसमें अलग से टुकड़ा टाइप में निकल जाता है, तो उसको काटने के लिए भी हम लोग इसी फाइल का यूज करते हैं। या फिर चिपिंग करना हो किसी सरफेस, कोई वेल्डेड किया गया कोई सरफेस हो, कोई हमारी सरफेस है वेल्डिंग किया गया है, वेल्डिंग करेंगे तो वह वेल्डिंग छिटक छिटक करके जगह जगह पे बैठ जाती है, वह वहां पे जम जाती है, तो उसको भी छुड़ाने के लिए उसको भी चिपिंग प्रोसेस बोला जाता है, वह भी हमारा इसी चीजल के द्वारा किया जाता है। क्रॉस कट चीजल को हम लोग केप चीजल के नाम से भी जानते हैं, केप चीजल। इसका जो है कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm और कटिंग एंगल से 35 से 70 डिग्री रहता है। तो ये हमारा किसका है, क्रॉस कट चीजल है। यहाँ आपको दिख रहा होगा इसकी जो होती है कटिंग एज की चौड़ाई इतना है और मोटाई ज्यादा, इसमें उल्टा है, कटिंग एज की चौड़ाई कम मोटाई ज्यादा, इसमें कटिंग एज की चौड़ाई ज्यादा मोटाई कम। ठीक है, तो वही पूछा था कीवे काटने के लिए जो क्रॉस कट या केप चीजल होती है, इसी का यूज क्या होता है, जो साफ्ट हो गई इसके ऊपर क्या हो गया हमारा पुली होगा, साफ्ट में भी कीवे कटा होता है, पुली में भी कीवे कटा होता है, तो उनको काटने के लिए हम लोग एक क्रॉस कट चीजल यूज करते हैं। ठीक, अगला है पंचिंग चीजल। यह भी मैं पहले बता चुका हूं कि पंचिंग चीजल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग वेब चीजल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, वेब चीजल के नाम से। पंचिंग चीजल को ही वेब चीजल के नाम से जाना जाता है। यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह हमारा पंचिंग चीजल या वेब चीजल का फिगर है। ठीक है, जैसे इसका यूज कहाँ होता है, तो किसी भी जॉब में जब चेन ड्रिलिंग की जाती है, जैसे यह जॉब देखिए इसमें चेन ड्रिलिंग किया गया है, चेन ड्रिलिंग करने के बाद जो ड्रिल होल है उनके बीच के मटेरियल को हटाने के लिए, ड्रिल होल के बीच के मटेरियल को हटाने के लिए वेब चीजल का यूज किया जाता है। लास्ट है हमारा डायमंड पॉइंट चीजल। यह जो फिगर आपको दिख रहा है डायमंड पॉइंट चीजल का, इसके आगे का हिस्सा जो होता है
जो एज होती है वी आकृति की होती है। इसका जो कटिंग एंगल होता है वह 60 डिग्री होता है और कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 mm रहती है। ठीक है, यूज कहाँ किया जाएगा? किसी आयताकार जॉब के, जैसे ये आयताकार जॉब है ना, तो आयताकार जॉब के कॉर्नर्स को चौरस करने के लिए या कॉर्नर से मटेरियल हटाने के लिए। कहीं पर भी ऐसे जब कॉर्नर बनेगा 90 डिग्री पे कोई जॉब है या आयताकार जॉब है, तो यहाँ पे जहां भी आयताकार जॉब के जो कॉर्नर बनते हैं, तो कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए हमारा कौन सा, यह वी टाइप, क्योंकि ये देखिए नुकीला टाइप है, तो कॉर्नर से आसानी से मटेरियल को हटा करके कॉर्नर को चौरस कर देगा, स्क्वायर बना देगा, डायमंड पॉइंट चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, हथौड़ा में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। हैमर है और इसका नाम पूछ रहा है। हम लोग सारे पार्ट्स का नाम देखेंगे। इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं? हैंडल कहते हैं। इसको हम लोग फेस बोलते हैं। यहाँ पर जो है इस वाले हिस्से को हम लोग चिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिक। हथौड़े का वजन यहीं पे दर्शाया जाता है। कई बार पूछता है कि हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता था? हथौड़े का वजन चिक पर ही दर्शाया जाता है। हथौड़े का वजन चिक पे दर्शाते हैं। यह जो हिस्सा है जिसको हम लोग आई होल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई होल। आई होल में हैंडल को फिट किया जाता है। आई होल। हैंडल को लगाने के बाद यहाँ पे एक लकड़ी का पच्चर लगाते हैं जो कुछ इस टाइप से आकृति में रहता है। क्या लगाते हैं? लकड़ी का एक पच्चर लगाया जाता है। जैसे हैंडल को हमने लगा दिया इस आई होल में, अब हैंडल बाहर ना लिख रहे इसलिए इधर से एक लकड़ी का पच्चर ठोक दिया जाता है। इस टाइप से होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे ठोक दिया जाता है। इसको हम लोग वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेज कहते हैं। वेज बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बच गया यह जो पूछ रखा था, इसको क्या कहते हैं? तो इसको पिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिन बोला जाता है। फेस हो गया, पिन हो गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पिन। ये कौन सा पार्ट है? पिन है। यहाँ पे जो हैंडल रहता है जनरली ना हैमर का, वह क्या होता है? वो लकड़ी का रहता है। कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछा था कि जो हम लोग हैमर का हैंडल लगा रहे हो लकड़ी का क्यों लगा रहे हैं, मेटल का क्यों नहीं लगा देते? मेटल रहता ज्यादा मजबूत रहता। तो बात ये होती है कि जब हम किसी भी चीज पे चोट लगाते हैं, आपको मालूम होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कहीं भी आप बल लगाओ तो उतना ही उल्टा बल हमारी तरफ लगता है। तो अगर हमारा हैंडल जो है वह क्या होगा? मेटल का होगा। जब आप तेजी से चोट लगाओगे ना तो आपके हाथ बहुत ज्यादा झन्नाटेदार होगा, हाथ में फ्रैक्चर भी आ सकता है। जितना तेजी से आप चोट लगाओगे उतना तेजी से वो वापस को फेंकेगा, तो आपके हाथ में झंझनाहट आएगी, झन्नाटेदार होगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाथ वगैरह में फ्रैक्चर आ सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हैंडल को लकड़ी का लगाते हैं। लकड़ी में क्या होता है? शॉक को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होता है, गुण होता है। ये शॉक को जो झटका होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए आपको हाथों में झटका महसूस नहीं होता। जब भी आप हैमर से तेजी से चोट करते हैं तो आपके हाथों में झटका महसूस नहीं होता, क्योंकि जो लकड़ी होती है ना उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से लकड़ी का जो हैंडल होता है वो, सॉरी, हैमर का जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बनाया जाता है। क्लियर हो गया होगा? आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। आगे की जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमेशा एक तरह वही कहेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।